Good morning, students. This is the third video lecture of the electricity. In a earlier class, we discussed about what is the charge, different symbols used in electrical circuit, potential और current के बारे में देखा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, और सेकंड वीडियो लेक्चर में देखा ओहम्स लॉ और एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ओहम्स लॉ। तो उसी में तुम्हें एक टेबल दिखाया था कि जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट था, तो तुम्हें उससे आगे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था बाय यूजिंग द फॉर्मूला R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। लेकिन उस वीडियो में जो I था वो मिली एम्पियर में लिखा था, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं आया। तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर था। सम जगह कई जगह बहुत छोटा सा डिफरेंस था और जहां ज्यादा डिफरेंस है वो एक्चुअली दिस इज ए वेरी लार्ज एरर। लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करते V वर्सेस I, तो ये ओरिजिन से जाता है 0, V इज इक्वल टू 0, देन I इज इक्वल टू 0। तो ये ओरिजिन से जाएगा, जितना पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आता है वो ज्वाइंट करना है, बाकी जो स्ट्रेट वो लाइन पर नहीं आता है वो साइड में रहते हैं, तो उसको ज्वाइंट नहीं करना, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब there is a relation between V and E is a directly proportional to this graph it must be a straight line। तो चलो आगे पढ़ते, जस्ट वी रिवाइज द थिंग्स व्हाट यू लर्न इन अर्लियर। हाउ कैन इलेक्ट्रिक करंट बी एक्सप्रेस, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस करें। तो इलेक्ट्रिक करंट this flow of the charge through the conductor per unit time, this known as a electric current। तो current equal to quantity of charge divided by time, या यही फॉर्मूला अगर नंबर ऑफ चार्ज कितना गया ये इतना टाइम है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, IT होगा। करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का ये सेकंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, और कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन द 1 एम्पियर। so current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of the charge passes in a 1 second। then what is the potential and potential difference? Electric potential is the capability of the charge to move unit positive charge from one point to the another। This is capability of charge to move from the one point to the another point। and potential difference is equal to work per unit charge या work divided by charge। unit of the potential difference is a voltmeter। then हमने Ohm's law देखा, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the ends provided all the physical condition remains same। मतलब फिजिकल कंडीशन का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसी वजह से करंट में वेरिएशन आ सकता है। तो फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। so this is the Ohm's law, and I is directly proportional to the V, यहाँ आएगा I is directly proportional to V, and the V divided by I, this constant is known as a resistance। this is denoted by capital R, this is value of the resistance। the constant here, the constant R stands for the resistance for a given conductor of wire at the given temperature। इसका मतलब resistance क्या होता है, तो it is a constant term, this known as a resistance। तो ओहम्स लॉ पहले हमने डिस्कस किया था, उसका डेमो भी हो गया। अभी रेजिस्टेंस के बारे में और पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इज, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। टू रेजिस्ट का मतलब क्या होता है कि उसको अपोज करना, किसको, फ्लो ऑफ द चार्जेस को। इसमें कौन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्लो। तो जो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसको अपोज करना मतलब रजिस्ट करना, दिस प्रॉपर्टी और दिस कंडक्टर का दिस नोन एज रेजिस्टेंस। इसी को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, दिस नोन एज ए रेजिस्टेंस।
According to the Ohm's law, R is equal to that resistance value equal to V divide by क्या आएगा, this is the I, V divide by I, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हेन हम इसको V चेंज करेंगे तो I चेंज होगा, लेकिन ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या है, तो दिस इज डिस्कवर्ड बाय द Ohm, is the name of the scientist. So this a symbol is given as a Ohm this way. This is not a Indian letter, or this is the Ohm is the unit of a, or symbolically this is represented in this way. Ohm in this way. The symbolically this is a representation of a Ohm. So this ohm is the unit of the resistance. So potential difference around the ends of the wire is a 1 volt. Then current through the wire is a 1 ampere. And then resistance of the wire is said to be 1. Actually, suppose the question is to define the resistance. इसको define कर 1 ohm is the resistance. When potential difference across the wire is a 1 volt and current passes through the 1 ampere, then resistance is said to be the 1 volt. तो ये रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है वो किस किस के ऊपर डिपेंड रहता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, हमें न्यूमेरिकल्स करना है इसका। तो चलो देखते हैं क्या कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस समझ गए कि मतलब रेजिस्टेंस इज ए अपोजिशन अफोर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस नोन एज रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस को किसके ऊपर डिपेंड, कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, तो नंबर 1 द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब लंबा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और छोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। मतलब दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पहला फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंडक्टर है उसके लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा, it also depends on the area of the cross section sorry, it is also depend on the area of the cross section। area of the cross section मतलब the cross sectional area वो कितना छोटा, अगर बहुत ही वायर छोटी है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा। वायर अगर मोटी है, कंडक्टर का साइज अगर मोटा है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रहेगा। so this is also depends on the area of the cross section, और इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का क्या दिखाते हैं, ए। So the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of the cross section। मतलब अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अगर कम रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए छोटा वायर घर में यूज करते हैं तो उसका थिकनेस बहुत छोटा रहता है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है वहाँ केबल्स देखेंगे तो थिक केबल्स रहता है, मतलब उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा करंट पास होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन रहने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो पहला फैक्टर हो गया यल, लेंथ के ऊपर। दूसरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, यहाँ लिखा है R is a directly proportional to L and inversely proportional to area of the cross section। जब ये proportionality साइन आता है तो वहाँ हमें इक्वल टू लगाते तो proportionality constant इसमें आएगा। तो this is a proportionality constant rho, this is the symbol, this known as a, इसको बोलेंगे resistivity। this rho is known as a resistivity, this is the resistivity। तो R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो यहाँ क्या है, ये रजिस्टिविटी इक्वल टू, अगर यहाँ देखेंगे हमने क्या किया, ये जो ये है इसको इस साइड में लेके गए और यल इसको क्या होगा डिवाइड, तो रो इक्वल टू बचा है, रो इक्वल टू आर इंटू, जैसे रो इक्वल टू R into A divided by L. This term is known as a resistivity। Different material having a different resistivity, लेकिन ये constant है तो one particular material के लिए constant रहेगा।
अगर कभी हमें पूछा कि कॉपर वायर हैविंग ए लेंथ या थिकनेस, two different copper wires having a length and area of the cross section is different, what is the value of the resistivity? अगर मटेरियल एक है तो रेजिस्टिविटी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट लेकिन अलग अलग मटेरियल जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग रहेगा, कॉपर का अलग रहेगा। यहाँ कौन कौन से, अब ये फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो आर क्या होता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड यल क्या है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर ये रेजिस्टिविटी का यूनिट बनाना है, सपोज मान लो हमें यूनिट लिखना है इसका, तो ये फॉर्मूला से हमें यूनिट लिखना आता है कि अब ये फॉर्मूला है, इससे यूनिट। अब रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, तो इसीलिए रेजिस्टेंस आर की जगह ये ओहम लिखा। उसके बाद एरिया का क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड, तो मीटर इंटू मीटर होगा ये मीटर स्क्वायर, यहाँ देखो मीटर स्क्वायर हो गया। और उसके बाद डिवाइड कौन है, लेंथ है, लेंथ कैसे हम काउंट करते हैं, मीटर से। तो 1 मीटर इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा, ओहम मीटर। और सिंबॉलिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड इन ए ओहम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी। ये किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी का। तो SI unit of the resistivity is ohm meter, which is written in the symbol ohm meter. Here the rho मतलब this symbol, this is known as a rho, is a constant of a proportionality, is called as a resistivity of the material of the conductor. SI unit is a ohm meter. ये हो गया। resistance of the substance, अगर कंडक्टर देखेंगे, कंडक्टर से like metals and alloys मतलब it is a mixture of the one or two metals or one or more metals, this known as alloys। अगर metals और alloys देखेंगे तो इसका resistivity कितना रहता है, in the range of the it will be in the range of 10 raised to minus 8 ohm meter to the 10 raised to minus 6 ohm meter, इस रेंज में रहता है। किसका, कंडक्टर एंड अलॉयज। अलॉयज जैसे अल निको है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों मेटल मिला के जो अलॉयज है उसको अल्निको बोलते हैं। इस तरीके से मैं इस रेंज में कंडक्टर का रहेगा। अभी इंसुलेटर्स देखेंगे तो इंसुलेटर्स का रबर है, ग्लास है, हैव ए हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी क्या रहता है, हाई। कितना, तो ये 10⁻12 ओहम मीटर प्लस से, यहाँ देखो ये कंडक्टर में -8 ओहम मीटर है, 10⁻⁻8, और यहाँ कितना है, तो 10⁻+12 ओहम मीटर टू 10⁻17 ओहम मीटर। इतना हाई रेंज में क्या रहता है, इसका रजिस्टिविटी रहता है। मतलब रजिस्टिविटी इज हाई, देन कंडक्टर इज ए, कंडक्टर का अगर रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो दिस इलेक्ट्रिकली इट इज ए लेस कंडक्टर। इस तरीके से रजिस्टिविटी कम है तो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द करंट या चार्जेस। सब्सटेंस विच हैविंग ए लो रजिस्टिविटी, अगर उसका लो रजिस्टिविटी, इट इज ए बेटर कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, बेटर कंडक्टर देन दोज हैविंग ए हाई रजिस्टिविटी। तो अगर किसी सब्सटेंस का रजिस्टिविटी कम है तो बेटर कंडक्टर, रजिस्टिविटी हाई है तो वो क्या होगा, रजिस्टिविटी हाई, देन इसका कंडक्टर इज ए लेस कंडक्टर, और इसलिए तो इसीलिए यहाँ दिखा है, देखो कंडक्टर का रजिस्टिविटी क्या है, कम है, और इंसुलेटर का रजिस्टिविटी बहुत हाई है, इसीलिए वो करंट कंडक्ट नहीं करता और चार्ज उसके थ्रू फ्लो नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। अब कुछ मटेरियल्स दिए हैं, मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर, जो इंसुलेटर्स है, तो ये इसका रजिस्टिविटी किस रेंज में रहता है, तो इसके लिए यहाँ देखो पहला कंडक्टर्स, ये फर्स्ट कैटेगरी में दिया है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में कौन है, मेटल्स है। मेटल्स में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और उसके बाद क्या दिया है, टंगस्टन है, निकेल है, तो ये सब मटेरियल्स है। तो इसका रजिस्टिविटी देखेंगे तो कितना आता है, देखो तो ये रजिस्टिविटी इसका पहले का देखो 10⁻1.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू द 10 कितना आ गया, this will be the
1.6 × 10⁸ ये देखो 1.69 × 10⁸ तो मतलब ये सब 10⁸ से लेके 10⁻8 सभी -8 10⁻8 से, और मतलब रेजिस्टिविटी इज ए वेरी लो वैल्यू, इसीलिए ये चार्ज इजीली कंडक्ट करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द करंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब अलॉयज देखो, अलॉयज ये पहला है मैंगनीन। मैंगनीन कौन कौन सा है? ये हमें याद भी रखना है, 2-3 एग्जांपल। मैंगनीन ये हाई रेजिस्टिविटी के लिए वायर बनाते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक हीटर्स, गीजर्स इसमें, और शेगड़ी, जो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल्स है उसमें यूज करते हैं। तो मैंगनीन इज ए मिक्सचर ऑफ द कॉपर, मैंगनीज एंड निकेल। ये पर्टिकुलर परसेंटेज में इसको बनाते हैं, तो ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल कंडक्टर बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। उसका रेजिस्टिविटी कितना हो गया? 44 × 10⁻8 ओम। ये 10 पावर का ऑर्डर तो सेम है, लेकिन ये वैल्यू इसका बढ़ जाता है, ये वैल्यू इसका बढ़ जाता है। देन द कांस्टेंट देखो, अगर कांस्टेंट देखेंगे, this is constant ton. This is a mixture of the copper and nickel, so which having a resistive 49 × 10⁸. Nichrome is a mixture of the four metals nickel, chromium, manganese and iron, and which having a highest resistivity among the three is 110 × 10⁻8 ohm meter. तो ये जो मटेरियल है, दिस आर यूज एज ए हीटिंग devices. This material is used, why? Because it having a high resistivity. हाई रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करेगा फ्लो को, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और उसी पर्पज़ के लिए ये अलॉयज को यूज करते हैं एज ए हीटिंग डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर देखो, सेमीकंडक्टर मीन्स व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? दे आर नाइदर कंडक्टर और नॉर insulators, means their property in between conductor and insulators, this known as semiconductor. अभी जैसे ये लोअर टेम्परेचर है, तो ये दे विल एक्ट एज इंसुलेटर, और हायर टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में दे विल एक्ट एज ए conductor. So this known as a semiconductor. The two popular examples of the materials are in a semiconductor use are germanium and silicon. Germanium having a resistivity is a 0.6 ohm meter. Germanium having a resistivity is a 0.6 ohm meter, and silicon having a resistivity is a 2300 ohm meter. मतलब सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा है as compared to the germanium. Then insulators देखो, insulator ग्लास है, पेपर है, डायमंड है, हार्ड रबर है, एबोनाइट है, तो इसका रेजिस्टिविटी 10⁻+10 टू 10⁻+14 इस रेंज में। देखो 10⁻+17 कितना ज़्यादा है एबोनेट का। तो ये दे आर इंसुलेटर, दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट अलाउ टू पास द चार्ज थ्रू इट, so दे आर नोन एज ए इंसुलेटर। जस्ट ये टेबल में बहुत ध्यान रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल आर यूज फॉर हीटिंग डिवाइसेस। तो मैंगनीन है, कांस्टेंटन है, निक्रोम है, दीज आर क्यों यूज करते हैं? तो उसका रजिस्टिविटी हाई है। तो हाई हाई क्यों चाहिए रजिस्टिविटी? जितना ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करेगा, उतना क्या होगा, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और ये हीटिंग एलिमेंट्स के लिए ये यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि इसका रजिस्टिविटी कितना रहता है, हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इजीली आंसर करना आना चाहिए। अब देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो रजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसी पार्ट को लेकर हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज से एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे ये देखो, एक कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ द चार्ज। अगर चार्ज 1 कूलम है, चार्ज कितना है? 1 कूलम है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये निकालना है। चार्ज इज ए 1 कूलम। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है,
charge is equal to this if charge in 1 coulomb the number of electrons कितना रहेगा, तो charge is equal to Q is equal to यानी Q equal to यानी ये फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, Q क्या है, चार्ज, और ये N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तब 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, Q डिवाइड बाई ये फॉर्मूला बनेगा, और इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज लगाना है। तो Q कितना चाहिए हमें, 1 कूलम चाहिए, वो 1 कूलम रखा, और चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻19, तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया बराबर। उसके बाद नीचे रह गया 1.6। यहाँ देखो 10⁻18 कर दिया, और एक 10 इस साइड में लिया, और इसको 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, और 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब चार्ज कितना बनेगा, 1 कूलम चार्ज बनेगा। So this is the simple example. So SI unit of the electric charge is a coulomb. This is the equivalent to the charge contained in 6.5 into 6.25 into 10⁻18 electrons, and coulomb is a very big unit और बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बड़ा यूनिट है ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन में हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग द 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच कूलम ऑफ, हाउ मच एनर्जी, कितना एनर्जी देगा, गिवन टू ईच कूलम ऑफ ए चार्ज पासिंग द 6 वोल्ट बैटरी। अभी पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पर पढ़ा है, बैटरी कितना है 6 वोल्ट, ये दिस इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज, ये यूनिट पढ़ा हमने। तो वर्क क्या है, इट इज एनर्जी, वर्क क्या है, ये एनर्जी है। तो हाउ मच एनर्जी, वर्क इज सेम एज ए एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, तो वर्क इक्वल टू यहाँ देखो, ये वर्क इक्वल टू, यहाँ हम वर्क को यूज करेंगे, तो वर्क मतलब वर्क इज सेम एज एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा V इंटू क्यू, V इंटू क्या आएगा Q, ये Q फॉर्मूला। तो V कितना है, V कितना है 6 वोल्ट, दिस इज ए 6, और Q कितना है 1 कूलम, तो एनर्जी कितना आएगा 6 जूल। सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा। उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज द करंट 0.25 एम्पियर, एक बल्ब है वो कितना करंट लेता है 0.25 एम्पियर फॉर दी 20 मिनट, मतलब 20 मिनट को एक बल्ब को ऑन करके रखेंगे तो कितना करंट लेता है ये, तो 0.25 एम्पियर लेता है फॉर टाइम 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकालना है हमें, चार्ज कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकालना है। तो इसके लिए करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। गिवन क्या क्या है, करंट है, ये करंट गिरा, और ये टाइम कितना 20 मिनट है, तो मेन टाइम का यूनिट क्या है, तो सेकंड में करना है इसको, ऐसा यूनिट ऑफ द टाइम इज ए सेकंड, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे 20 मिनट का कितना सेकंड होता है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 1200 सेकंड हो जाएगा। और हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, करंट I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू डिवाइड बाई दिस इज I इज इक्वल क्यू डिवाइड बाई टी। तो I कितना दिया है 0.25, तो ये 0.25 यहाँ एक वैल्यू रखा, ये 0.25, क्यू निकालना है और टाइम का वैल्यू 1200,
तो Q इज इक्वल टू 20.25 इंटू 1200 इक्वल टू 300 कूलम। मतलब अगर कोई बल्ब, जो बल्ब 0.25 एम्पियर करंट लेता है, कितना 0.25 एम्पियर करंट लेता है, और वो 20 मिनट्स तक ऑन रहता है, तो कितना चार्ज कंज्यूम करेगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज, तो 300 कूलम चार्ज फ्लो होगा। सिंपल क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन अपना कॉपी में लिखो, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं, तो आपने हम लोगों को सभी अच्छे तरह से इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाल दो, मैं आंसर करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब draws the current 0.25 for 20 minutes, calculate the amount of electric charge। ये रिपीट हो गया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। एक कॉपर वायर, ये रजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल से है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्शन ये थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 meter, area of the cross section 1.7 into 10 raised to area of the cross section 10 raised to minus 6 meter square, has a resistance of 2 into 10 raised to 10 raised to minus 2 ohm। Calculate the resistivity of a copper। तो हमने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, क्या है? रजिस्टिविटी इक्वल टू रो इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। अब रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट, सभी यूनिट, कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते थे तब भी हमें क्या करना है, तो सभी जो क्वांटिटीज है वो क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट में होना है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में होना चाहिए। तो हम इसको एसआई सिस्टम में करेंगे यूनिट का। तो रजिस्टिविटी का क्या आता है, ओहम मीटर आता है। रेजिस्टेंस कैसे चाहिए, ओहम में चाहिए। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये मीटर स्क्वायर में चाहिए, मीटर में चाहिए। और ये लेंथ कैसे चाहिए, मीटर में चाहिए। ये लेंथ है कंडक्टर का मीटर में। तो हमें क्या क्या दिया है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, मतलब ये आर का वैल्यू वो हमें कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं। अब ये देखो, यहाँ देखेंगे तो ये हो गया, यहाँ ये क्या है, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर है, इसको भी कन्वर्शन की जरूरत नहीं। और ये लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ दिस इज द लेंथ, ये हो गया, लेंथ हो गया 2 मीटर। तो ये जो वैल्यूज दिया है ये सभी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया है। डायरेक्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये रो इक्वल टू, पहला क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया और यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, उस मल्टीप्लाई बाय कौन है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, उसका वैल्यू लिखा, डिवाइड बाय 2। तो रेजिस्टिविटी इज 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 ओहम मीटर इज a यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं है, लेकिन आगे का क्वेश्चन देखो, इसमें लगेगा कन्वर्शन। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन, एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 ओहम मीटर। अब इसमें यहाँ देखो, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे थे। यहाँ जो कॉपर का जो डायमीटर दिया है वो mm में दिया है, तो हमें इसको मीटर में करना पड़ेगा। और ये रेजिस्टिविटी ओहम मीटर है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मीटर में करेंगे, तो मीटर करने के लिए कैसे करते हैं, ओके, देखते हैं। ये 0.5 कितना, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब 1000 mm करेंगे तो कितना आएगा, 1 मीटर। 1000 mm, दिस इज 1000 को क्या लिखते हैं हम, 1000 m मतलब मिलीमीटर, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1 मीटर। कितना आएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो ये 1000 को कैसे लिखेंगे हम, 10⁻³ कर दे, ये सब क्या किया, ये छोड़ दो इसे। अब यहाँ सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर ये 1000 को लिखेंगे हम 10⁻3, कितना जीरो है, 3, तो 10⁻3 बराबर। अगर यहाँ 1 मीटर इक्वल टू 10⁻3 क्या होता है, ये mm होता है।
10⁻³ mm। तो ये 1 mm या ऐसे रखते हैं 1 mm इक्वल टू, अगर हमें मीटर में करना है तो 1 mm इक्वल टू, अगर इसको देखेंगे तो 10⁻, ये 3 क्या होगा 1 मीटर, 1 मीटर, ये देखो 1 मीटर ये हो गया। और इसको क्या करेंगे 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, कितना से 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻³ क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो ये कन्वर्शन आसान हो जाएगा फिर। और डायमीटर दिया, डायमीटर से हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जनरली सभी वायर कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है, तो इसका कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इक्वल टू क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर है, कोई सर्कुलर है वायर, जनरली सर्कुलर, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इसका। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा आएगा, तो इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल कहते हैं पाई आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, डायमीटर है। डायमीटर मतलब उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, रेडियस। कितना बनेगा, तो 0.25 बनेगा। कितना आएगा 0.25, यहाँ करके लिखा है देखो। ये डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस हो गया, और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में हो गया, मीटर। 10⁻³ हो जाएगा, ये ऊपर जाकर क्या होगा -10⁻², मतलब 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गया रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये इक्वल टू इसका क्या है पाई, और ये इसका आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है 22 डिवाइड बाई 7, आर कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर। इसको डिवाइड करो और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आता है, ये आता है 0.1964 10⁻⁻6। अगर इसका रजिस्टिविटी सिंबल्स आ रही है, लेकिन रजिस्टिविटी दिया है रो इक्वल टू, मतलब हमने ये क्या कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो गया खाली। रजिस्टिविटी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया, हमें क्या करना है, कंडक्टर का लेंथ फाइंड करना है। देखो यहाँ लिखा है what is the length of the wire that make the resistance of a 10 ohm, this is the question। 10 ओम वायर पर कर लेंगे, 10 ओम रेजिस्टेंस बनाने के लिए वायर का कितना लेंथ लगेगा, आसान क्वेश्चन है ऐसा। तो व्हाट इज द लेंथ, तो रो इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल, ये फॉर्मूला हो गया। हमें एल फाइंड करना है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो एल को इस साइड में ले लेते हैं। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 10 ओम ये, और ये उसके बाद एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन यहाँ निकाल रहे हैं, दिस इज द एरिया, ये वैल्यू यहाँ रखा। उसके बाद रजिस्टिविटी दिया है, ये रजिस्टिविटी का वैल्यू यहाँ रखा, तो ये एल इक्वल टू कितना आया 122.7 मीटर। तो इतना लेंथ ऑफ वायर बनाएंगे, इतना लेंथ ऑफ द वायर लेंगे, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओम होगा। और एक क्वेश्चन इसका, चलो देखते हैं क्या है वो दूसरा क्वेश्चन। व्हाट हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल, अगर उसी वायर का डायमीटर डबल किया तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इसके लिए when resistance is a the wire of this is a resistance of a wire is inversely proportional to the square of the diameter. Resistance is a inversely for square of the diameter, so the diameter of the wire is double, मतलब 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा 1 बाई पाई 1/4 हो जाएगा, मतलब इट विल रिड्यूस बाई दी 1/4 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सोचो जरा, कैसे समझ में आया। when wire diameter of the wire is doubled, अगर उसका वायर का डायमीटर अगर डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो इसीलिए 1/4 हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन देखो उसी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं।
the 6 ohm resistance वायर इज ए डबल्ड बाई फोल्डिंग। उसको क्या किया, लंबा वायर है 6 ओम रेजिस्टेंस वाला, उसको फोल्ड किया, मतलब एक घड़ी बनाया और डबल बाय यूजिंग द फोल्डिंग। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये फॉर्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, रजिस्टिविटी रो एल डिवाइड बाई ए। अब फोल्ड किया, इसका मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया, लेकिन लेंथ क्या हो गया, हाफ हो जाएगा। लेंथ विल बी है हाफ। अगर किसी लंबा वायर एल लेंथ वाला है, उसको फोल्ड करेंगे आधा में, तो लेंथ एल बाई 2 हो जाएगा। लेंथ वी कैन से एल बाई 2, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये दोनों नीचे आ जाएगा। जब इसका वैल्यू ये दोनों नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, रो 1/4 एल। ओके, डिवाइडिंग वन इक्वेशन बाई 2, पहला ये फॉर्मूला, इसको दोनों डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ट्राई करो ये क्वेश्चन सभी। थैंक यू। लेकिन ये सब न्यूमेरिकल्स अपना कॉपी में सॉल्व करो। कोई डाउट होने से, अभी ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सिस्टमेटिकली इसको वर्कआउट करो, पढ़ो ठीक से। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा कि ये सर दोबारा समझाइए। तो ये सब प्रिपेयर करो। आज इतना इतना ही बस है। कल और कुछ क्वेश्चन इसमें देखेंगे, और रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का हम वीडियो देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।